चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग लाभांश नियोजन खाता कंप्लीट कर लिए थे। आज बारी किसकी है? पूंजी खाते की बारी है। ठीक है, तो पूंजी खाता आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। सवाल उठता है पूंजी खाता क्यों बनाते हैं। तो देखिए होता क्या है, साझेदारी फर्म में एक होता है फर्म और दूसरा कौन होता है? साझेदार। ठीक है, साझेदार होते हैं। तो जनरली क्या होता है, एक साझेदार और फर्म के बीच बहुत सारे लेन देन होते हैं। कई बार साझेदार फर्म को बहुत कुछ देता है, तो फर्म भी बहुत कुछ साझेदार से क्या करता है, फर्म साझेदार को देता है। ठीक है, तो दोनों के बीच बहुत सारे लेन देन होते हैं, दोनों के मध्य बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो इस लेन देन को किस तरह से मेंटेन किया जाए। अब देखिए, एक साझेदार फर्म को क्या क्या देता है, जैसे पूंजी हो गया, ऋण हो गया, या आहरण पर ब्याज हो गया, ये सब साझेदार फर्म को देता है। वैसे ही फर्म साझेदार से क्या क्या लेता है, तो फर्म साझेदार से क्या लेता है, जैसे कि फर्म साझेदार को क्या देता है, जैसे पूंजी पर ब्याज देना है, लाभ में हिस्सा देना है, साझेदार अगर काम कर रहा है तो उसको पारिश्रमिक देना है। ये सब क्या होता है, एक फर्म जो है साझेदार को क्या करता है, देता है। ठीक, अब इसमें आपका कैरेक्टर क्या है, आप फर्म हो कि साझेदार हो? फर्म हो आप लोग, तो आप साझेदार को बहुत कुछ चीज़ देते हो। जैसे आप क्या देते हो, उसके पूंजी पर ब्याज देते हो, तो क्या उसके घर जाओगे देने के लिए? नहीं। साझेदार को पूंजी पर ब्याज दोगे तो क्या घर जाओगे उसको देने के लिए? नहीं जाओगे उसके घर। ओके, अगर साझेदार को आपको पारिश्रमिक देना है तो क्या उसके घर जाओगे पारिश्रमिक देने के लिए? नहीं। ठीक है, वैसे ही साझेदार से आपको वसूलना है, कई चीज़ आप साझेदार से वसूलते हो, जैसे आहरण पर ब्याज लेना है, साझेदार के घर जाओगे लेने के लिए? नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए बेटा एक तो पूंजी खाता मेंटेन किया जाता है। कौन सा खाता मेंटेन किया जाता है? साझेदार का पूंजी खाता। ये पूंजी खाता मेंटेन किया जाता है। आया बात समझ में? जो कुछ भी साझेदार को, आप हो ना फर्म, आपको जहां मैं बोलूँ आपको समझ जाना, आप फर्म हो, आपको देना है। जो कुछ भी आपको साझेदार को देना है तो सीधा उसके अकाउंट में क्या कर दो, उसके पूंजी खाते में क्या कर दो, डाल दो। क्या कर दो? डाल दो। और जो कुछ भी वसूलना है उसको बिना बताए उसके अकाउंट से क्या कर लो, निकाल लो। अब डालने का मतलब क्या है, जब भी बोला जाए कि साझेदार के पूंजी खाते में जो कुछ भी डालोगे तो याद रखना उसका पूंजी खाता क्या होगा, समाकलन होगा। जब भी कुछ डालोगे उसका पूंजी खाता समाकलन होगा, और जब भी निकालोगे तो साझेदार का पूंजी खाता क्या होगा, विकलन होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कहानी साझेदारों के पूंजी खाते की। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी साझेदार के पूंजी खाते की। तो क्यों बनाया जाता है, तो क्या सीखा आप लोगों ने, जब भी साझेदार को कुछ दोगे तो साझेदार का पूंजी खाता क्या होगा, समाकलन। जब भी कुछ लोगे तो साझेदार का पूंजी खाता क्या होगा, विकलन। दिमाग में बैठ गया बात, कैरेक्टर में चलना। ठीक है, अब देखो पूंजी खाते की जो पद्धति होती है, पूंजी खाते का जो मेथड होता है, यानी कि जो पद्धति होती है, वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है स्थायी पूंजी पद्धति। क्या होता है? स्थायी पूंजी पद्धति होता है। स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति होता है। और एक होता है चालू या फिर चल पूंजी, स्थायी पूंजी पद्धति, या फिर इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है स्थायी पूंजी पद्धति की। तो स्थायी पूंजी पद्धति में देखो दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति नाम से स्पष्ट है कि लोग का पूंजी जो होगा वो क्या रहेगा, हमेशा स्थायी रहेगा, बदलेगा नहीं, बल्कि क्या रहेगा, हमेशा स्थायी। जैसे मान लो 1 लाख रुपए लगाए ना, तो बस वो 1 लाख लगे रहेगा। हर साल कितना लगेगा, 1 लाख रोटेट होता रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। हाँ, अलग से थोड़ा मोड़ा लगा दिए तो लगा दिए, वो स्थायी पूंजी पद्धति है। ठीक है, स्थायी रहेगा, हर साल पूंजी की जो वैल्यू रहेगी वो स्थायी रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें दो खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहला बनाया जाता है साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है सबसे पहले तो, और दूसरा इसमें बनाया जाता है साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का चालू खाता। एक होता है पूंजी खाता, दूसरा होता है कौन सा खाता, चालू खाता। ठीक इसी प्रकार परिवर्तनशील पद्धति में क्या किया जाता है, एक ही खाता बनाया जाता है, एंड दैट इज योर साझेदारों का पूंजी खाता। सिर्फ एक खाता बनेगा, साझेदारों का पूंजी खाता। अब सर ये परिवर्तनशील पूंजी पद्धति क्या है, तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति ये है कि परिवर्तनशील नाम से स्पष्ट है, हर साल पूंजी क्या हो जाती है, परिवर्तित होते रहती है। मतलब इस साल आप 1 लाख लगाए तो अगले साल हो सकता है पूंजी की वैल्यू 1.5 लाख हो। कैसे आ जाएगा सर 1.5 लाख? इसमें क्या होता है, जो भी साझेदार कमाता है सब व्यापार में क्या कर देता है, लगा देता है। जो भी कमाया सब साझेदार लगा दिया, उसमें कोई पारिश्रमिक मिला वो भी लगा दिया, कोई ब्याज मिला उसको भी व्यापार में लगा दिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी और परिवर्तनशील दो प्रकार का है। समझ आया कि नहीं आया? स्थायी में कौन कौन से खाते, पूंजी खाता और चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील में केवल एक खाता। कौन सा खाता, पूंजी खाता। नोट करिए, फिर फॉर्मेट बताते हैं, नोट करिए। तो देखिए अब सबसे पहली पद्धति जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा पद्धति होगा, स्थायी पूंजी पद्धति। ठीक है, तो अपन पहले डिस्कस करेंगे स्थायी पूंजी पद्धति। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है स्थायी पूंजी पद्धति में कितने खाते बनाए जाते हैं, 2 खाते। तो सबसे पहला खाता होगा बच्चों कौन सा, साझेदारों का पूंजी खाता। देखो अच्छे से समझना, साझेदारों का
पूंजी खाता बहुत इंपॉर्टेंट है, साझेदारों का पूंजी खाता। तो ये पहले लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का पूंजी खाते का प्रारूप कुछ इस प्रकार का होता है, ये प्रारूप होता है इस तरह से, ठीक है, ये प्रारूप होता है, इस तरह का प्रारूप होगा यहाँ पर। तो ये प्रारूप हो गया, ये विकलन पक्ष है और ये कौन सा पक्ष है आप लोगों का, समाकलन पक्ष है। तो देखिए ये विवरण साइड और ये तुम्हारा, जब मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और कौन है, बी पार्टनर है, सुन लो ना, ए और कौन है, बी है। वैसे यहाँ पर कौन है, ए और बी है, तो ये विवरण हो गया, ठीक है। चलो अब सुनो, कभी भी दिमाग में बैठा लो, पूंजी खाते का शेष, देखो ये विकलन है, समाकलन है, पूंजी खाते का शेष कौन सा शेष होता है, हमेशा समाकलन। क्या होता है, पूंजी खाते का शेष ऑलवेज होता है समाकलन शेष। कौन सा शेष होता है, समाकलन। तो बेटा कहाँ शुरुआत करोगे, समाकलन से शुरुआत करोगे, हमेशा याद रखना पूंजी की शुरुआत कहाँ से करोगे, समाकलन से। तो क्या लिखोगे, शेष लाया गया, क्या लिखना, शेष लाया गया। मतलब आपके पास शुरुआत में जो भी पूंजी रही होगी ना क्वेश्चन में, उसको लिख देना शेष लाया गया, ठीक है। जो भी पूंजी का अमाउंट होगा उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, आप लिख देंगे। क्या सिखाया आपको, पूंजी खाते का जो शेष होता है वो कौन सा शेष होता है, हमेशा समाकलन शेष होता है, ठीक है, ओके। चलिए तो ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने। इसके अलावा अलग से कोई पूंजी लगाई जाए तो जनरली आप पूंजी लगाते हो क्या एंट्री करते थे, याद करो, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से, याद करिए, रोकड़ खाता विकलन क्या लिखते हैं अपन लोग, पूंजी खाते से लिखते हैं अपन लोग। तो पूंजी खाता क्या हुआ यहाँ पे, समाकलन, है ना। तो बेटा समाकलन साइड में आइएगा, पूंजी खाते को और क्या लिखोगे, रोकड़ खाता को, क्या लिखोगे, रोकड़ खाता को लिख दोगे। बताओ रोकड़ खाता को कितना, जो भी है, सॉरी जो भी होगा उतना क्या कर दोगे, लिख दोगे। मतलब एक तरह से कोई भी अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए तो, ठीक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई एंट्री नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। बस आप क्या करेंगे, समाकलन जोड़ेंगे और विकलन क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक। तो चलिए समाकलन जोड़ेंगे, विकलन घटाएंगे, तो शेष हमेशा कहाँ आएगा, विकलन में। क्या लिखेंगे, शेष ले गया, शेष ले गया लिख देंगे आप लोग, ठीक है। शेष ले गया लिख देंगे और जब ट्रांसफर कर देंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया लिख देंगे, ठीक। ये आप लोग लिख देंगे शेष लाया गया और खाता क्या कर देंगे, इस तरह से क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया, ये तैयार हो गया तुम्हारा कौन सा खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। स्थायी पूंजी है, हर साल स्थायी रहेगा, कुछ हल्का फुल्का लगाया एक्स्ट्रा तो ठीक है, नहीं लगाया तो वही रोटेट होता रहेगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। तो सबसे पहला पूंजी खाता हम लोग सीखे। अब इसी प्रकार दूसरा कौन सा खाता बनता है इसमें, साझेदारों का चालू खाता। क्या बनता है, साझेदारों का चालू खाता। अब देखो, तो जैसा कि पता है कि पूंजी खाता, पूंजी खाते में सिर्फ और सिर्फ किसकी एंट्री होगी, पूंजी की एंट्री होगी ना, और किसी की एंट्री नहीं होगी। जबकि चालू खाते में किसकी एंट्री होती है, चालू खाते में जो भी साझेदारों को मिलने वाला रकम है, जो भी फर्म से साझेदारों को मिलेगा या जो भी कुछ लेना होगा वो चालू खाते में एंट्री होगी। पूंजी की एंट्री सिर्फ पूंजी खाते में, बाकी जो भी दूसरी एक्टिविटीज़ है जिससे साझेदारों का लेना देना है उसकी एंट्री कहाँ होगी, चालू खाते में। तो यहाँ पे भी दो पक्ष है, ए है और साझेदार कौन है, बी है। ये विकलन पक्ष है और ये अपना कौन सा पक्ष है, समाकलन पक्ष है, ठीक है, ये समाकलन पक्ष है। देखो अब देखो, जिस प्रकार पूंजी खाते का शेष कौन सा शेष होता है, तो वैसे चालू खाते का शेष कौन सा शेष हो सकता है, नहीं। चालू खाते का शेष समाकलन भी हो सकता है और विकलन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बाकायदा क्वेश्चन में बोला रहेगा कि समाकलन है कि विकलन है। अब मान लो शेष दे दिया, बोला नहीं कौन सा शेष है, तो फिर कुछ ना बोले तो उसको क्या मानना, समाकलन। क्या मानोगे, समाकलन। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो बनाना चालू करते हैं। तो मान लीजिए अगर चालू खाते का शेष समाकलन है, यानी पहले से उनके खाते में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो शुरुआत कहाँ से करोगे, समाकलन से शुरुआत करोगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, वो अमाउंट को लिख लेना। उसी जगह अगर चालू खाते का शेष विकलन शेष है तो फिर उसकी शुरुआत कहाँ से करोगे, विकलन से करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, विकलन से करोगे, विकलन शेष, ठीक है, ये लिख लेंगे अपन लोग। अब देखो, ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें आपको लगे कि मुझे ये चीज़ साझेदारों को देना चाहिए, आप फर्म हो ना, आपको लगे कि मुझे साझेदारों को देना चाहिए, तो सीधा उसके अकाउंट में क्या कर दोगे, चालू खाते में डाल दोगे, मतलब क्रेडिट कर दोगे, समाकलन कर दोगे। और लगे कि मुझे उनसे लेना चाहिए तो फिर उनके अकाउंट से क्या कर लोगे, निकाल लोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो देखो अब देखो, अपन साझेदारों को देते क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूंजी पर ब्याज, बोलो पूंजी पर ब्याज साझेदारों को देना चाहिए कि लेना चाहिए उनसे, साझेदार को देते कि लेते, पूंजी पर ब्याज देते हैं, तो सीधा उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, डाल देंगे, यानी समाकलन कर देंगे। क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज खाता को, पूंजी पर ब्याज खाता को, भाई वह है ना, पढ़े थे अपन लोग, ठीक है, समाकलन में डाल देंगे। नहीं समझे। अब अगर साझेदार ने ऋण दिया है तो क्या ऋण की एंट्री होगी यहाँ, नहीं। साझेदार ने ऋण दिया है उसकी एंट्री नहीं बनेगी, हाँ, लेकिन ऋण पर ब्याज हम देंगे कि वो देगा, वो क्यों देगा भाई, हम देंगे ना ऋण पर ब्याज, क्योंकि हमने ऋण लिया है तो हम ऋण देंगे। तो बताओ ब्याज देने से घर जाओगे, क्या करोगे, उसके खाते में डाल दोगे, चालू खाते में, किस पक्ष में, समाकलन में लिखोगे ऋण पर ब्याज खाता को। समझ आया कि नहीं आया,
समाकलन में डाल दो। क्लियर? इसके अलावा अगर साझेदार फर्म में काम करता है तो बदले में क्या दोगे उसको? वेतन दोगे, कमीशन दोगे, इन शॉर्ट पारिश्रमिक दोगे। क्या दोगे? तो बोलो पारिश्रमिक उनके खाते में डालना चाहिए कि निकालना चाहिए? डालना चाहिए, तो डाल देते हैं। तो अपन लिखेंगे साझेदारों का पारिश्रमिक खाता को, पारिश्रमिक में सब आ जाएगा ना, पारिश्रमिक खाता को। नहीं समझे? ठीक, यहाँ डाल देंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं है दिक्कत? अच्छा, इतना साझेदार व्यापार किया, काम किया, साझेदार को लाभ हुआ। साझेदार को लाभ नहीं होता था, लाभ बांटते थे, याद करो। तो बताओ साझेदार के अकाउंट में डालना चाहिए लाभ को कि निकालना चाहिए? साझेदार के लाभ को, लाभ जो हुआ साझेदार को उसके अकाउंट में दोगे कि लोगे उससे? दिमाग खराब है तुम लोगों का? दोगे? अरे भैया लाभ होगा साझेदार को दोगे ना। आप फर्म हो, भूलो मत। आप फर्म हो तो साझेदार को दोगे कि लोगे लाभ उससे? दोगे लाभ। तो बोलो क्या करोगे? उसके अकाउंट में डाल दो। क्या लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता को। क्या लिखना? लाभ हानि नियोजन खाता को, यानी लाभ में जो भी हिस्सा हुआ होगा उस हिस्से को क्या करोगे? लाभ को डाल दोगे। ठीक है? इन केस उसी जगह हानि हुआ तो निकाल लोगे। हानि तो निकाल लो, तो विकलन में लिखना। क्या लिखना? लाभ हानि खाते से, लाभ हानि नियोजन खाते से। क्या लिखोगे? लाभ हानि नियोजन खाते से। ठीक है? हानि को निकाल लोगे। नहीं समझे? आया बात समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? उसके बाद अगर साझेदार, ये स्टेप याद रखना पड़ेगा बॉस। अब साझेदार फर्म से आहरण करता है। क्या करता है साझेदार फर्म से? आहरण। तो बोलो आहरण से साझेदार के अकाउंट से पैसा निकलता है कि डलता है? आहरण में निकलता है। किस पक्ष में एंट्री होगी? विकलन में। तो आहरण की एंट्री करना बेटा विकलन में, आहरण खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। और इसी आहरण पे क्या चार्ज करते थे अपन लोग? याद करो, ब्याज। तो आहरण पर ब्याज हम लोग वसूलते हैं कि देते हैं? हम लोग वसूलते हैं। किस पक्ष में? विकलन में वसूल लो उससे। नहीं आया समझ में? आहरण पर ब्याज खाते से, यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ अगर आपको देना है तो उसके अकाउंट में डाल दो, कुछ भी लेना उसके अकाउंट से निकालो। देख लो भैया, ये सब रकम होता है जो आप देते हो। पूंजी पर ब्याज दिमाग में रखना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, पारिश्रमिक, लाभ हानि, लाभ में हिस्सा, ये सब साझेदारों को आप देते हो और ये सब साझेदारों से लेते हो। समझ में आ गया? खत्म। अब आप क्या करोगे? इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी, बस समाकलन जोड़ना और विकलन क्या करना? घटाना। 99% केसेस या 90% केसेस में जनरली समाकलन ज़्यादा होता है, विकलन कम होता है। तो शेष यहाँ पर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आएगा? इधर शेष आ जाएगा विकलन पक्ष में। समझे? तो क्या लिखेंगे? शेष ले गया, शेष ले गया लिखेंगे। समझ में आ गया? और इसी को आप ट्रांसफर कर दोगे शेष लाया गया। नहीं आया समझ में? ठीक है? और कई बार शेष ऐसा भी होता है कि इधर का भी आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, शेष ले गया आया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके साझेदार के चालू खाते में इतना इतना पैसा जमा है, जब मर्जी तब वो निकाल सकता है। आया बात समझ में? तो इस प्रकार आपने सीखा कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है और क्या स्थायी पूंजी पद्धति में सिर्फ पूंजी खाता अलग से बनाया जाता है और फिर चालू खाता बनाया जाता है। पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी की एंट्री की जाती है और कोई एंट्री नहीं की जाएगी, जबकि चालू खाते में जो भी साझेदार को देना है उनके चालू खाते में डाल देते हैं, जो भी लेना है निकाल लेते हैं। अच्छा, मैनेजर को कमीशन दोगे, उसकी एंट्री कहाँ करोगे? मैनेजर को कमीशन दोगे, उसकी एंट्री कहाँ करोगे? थप्पड़ लगाएंगे आप लोगों को। भैया साहब मैनेजर का खाता बना रहे हो क्या? किसका खाता है ये? साझेदार को। तो काहे के लिए एंट्री करोगे यहाँ? नहीं समझे? ठीक है, मैं बोलता हूँ पैसा डूबा, उसकी एंट्री कहाँ करोगे? हाँ भाई उसके, हाँ उसके लिए अलग खाता बनेगा सर, लाभ हानि नियोजन खाता। ये इसमें क्यों होगा? यहाँ तो यहाँ पे सिर्फ किसकी एंट्री करनी है अपन लोग को? फर्म और साझेदारों के मध्य जो भी लेन देन होगा उसकी एंट्री होती है। फर्म का किसी और के साथ लेन देन, उसकी एंट्री क्यों करोगे भाई? नहीं आया समझ में? आ गया? चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है? नोट करो। चलिए, तो यहाँ तक नोट हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब हम लोग कौन सा पद्धति डिस्कस करेंगे? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। क्या डिस्कस करेंगे? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में कितना अकाउंट बनता है? एक अकाउंट बनता है। ठीक है, कौन सा? साझेदारों का पूंजी खाता। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? परिवर्तनशील में जो पूंजी खाता और चालू खाता नहीं, इसको दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है दोनों को। मतलब जो पूंजी की एंट्री होती है वो पूंजी खाते में होगी, जो एंट्री आप चालू खाते में करते थे ना, उसकी भी एंट्री कहाँ करोगे? पूंजी खाते में कर दोगे। आया बात समझ में? तो यहाँ पे चालू खाता नहीं बनता, तो चालू खाते को हम लोग क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। तो यहाँ से चालू खाता क्या हो जाता है? हट जाता है। ठीक है, चालू खाता नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? पूंजी खाता। ठीक, तो पूंजी खाते से शुरुआत अपन लोग करते हैं। इस तरह से पूंजी खाते से शुरुआत किया जाएगा। तो देखिए, ये शुरुआत होगा पूंजी खाते से। ठीक है, तो देखिए कॉलम बना लीजिए इस तरह से। ये कॉलम बन गया हमारा पूंजी खाते का। अब समझो, तो देखिए पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है? हमेशा समाकलन। तो शुरुआत करोगे, पूंजी लिखोगे, समाकलन साइड में शेष लाया गया।
जो भी तुम्हारी शुरुआती पूंजी होगी ना उसकी एंट्री करना, शेष लाया गया समाकलन साइड में। समझ में आ गया? इसके अलावा अगर कोई अलग से पूंजी लगाई जाए तो उसकी भी एंट्री कहाँ कर देना? समाकलन साइड में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सुनो, अब ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें लगे कि ये चीज़ साझेदार को देना चाहिए तो क्या करोगे? उसे पूंजी खाते में समाकलन कर दोगे, और ये चीज़ साझेदारों से लेना चाहिए तो सीधा पूंजी खाते से विकलन। चलो स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले पूंजी पर ब्याज, बोलो पूंजी पर ब्याज साझेदार को देना चाहिए लेना चाहिए? बोलो ना, क्या करना चाहिए? समाकलन। किस साइड? समाकलन साइड। तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाता को, क्या लिखोगे? पूंजी पर ब्याज खाता को। आया बात समझ में कि नहीं आया? यहाँ लिख देना। समझ में आ गया? इसके बाद साझेदार फर्म से ऋण दिया, अब उसको क्या देंगे? ब्याज। बोलो किस साइड? समाकलन साइड। तो लिखना ऋण पर ब्याज खाता को, क्या लिखोगे? ऋण पर ब्याज खाता को। आया बात समझ में? ठीक है। इसके अलावा साझेदार काम करता फर्म में तो बदले में क्या देंगे उसको? पारिश्रमिक। किस पक्ष में? समाकलन में। क्या लिखेंगे? साझेदार का पारिश्रमिक खाता को, क्या लिखोगे? पारिश्रमिक खाता को। पारिश्रमिक खाता को। आया बात समझ में? इस तरह से लिख देना। क्लियर आप सभी को यहाँ तक? ठीक। इसी प्रकार अगर साझेदार को लाभ में हिस्सा देना है, लाभ दोगे तो बोलो डाल दोगे उसके अकाउंट में। किस में लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता को। क्या लिखोगे? लाभ हानि नियोजन खाता को। ठीक है, खाता को डाल दोगे उसके अकाउंट में। और उसी जगह हानि हुआ तो विकलन में निकाल लोगे उसके अकाउंट से। तो क्या लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाते से विकलन पक्ष में। किस पक्ष में? विकलन में। हानि को निकाल लोगे उसके अकाउंट से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया, कहानी खत्म। ओके। इसके अलावा और कोई एंट्री? आहरण। हाँ, आहरण की एंट्री विकलन में, तो आहरण की एंट्री कर दो विकलन में, आहरण खाते से। और आहरण पर ब्याज विकलन, तो लिखना आहरण पर ब्याज खाते से। लिखना आहरण पर ब्याज खाते से। समझ आया कि नहीं आया भाई? आ गया समझ में? अब आप लोग क्या करोगे? समाकलन जोड़ोगे और विकलन क्या करोगे? घटाओगे। समाकलन जोड़ना विकलन घटाना 90% केस कहाँ आएगा? इधर ही शेष आएगा। ठीक है, शेष यहीं पे आएगा, लिख देना। क्या लिखोगे? शेष ले गया। क्या लिखना? शेष ले गया। ओके। और ट्रांसफर कर देना अगले साल। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? और इसको लिख के क्लोज कर देना। कैसा लगा? पूंजी खाता समझ में आया? नहीं आया समझ में? स्टेप याद रखना पड़ेगा। जब भी पढ़ते हो स्टेप याद रखा करो। स्टेप याद नहीं रखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मत समझे करो कोचिंग पढ़ रहे हो तो घूटी मिल रही, पढ़े पी लिए तो बढ़िया बनने लगेगा। ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पूछना तो पूछ लो भाई। याद हो गया स्टेप? क्या क्या साझेदार को देना लेना है? और कुछ इसके अलावा नहीं आएगा बाहर का भाई बता देना। जो फॉर्मेट में लिखा है वही आएगा, इसके बाहर का कुछ भी अगर बाहर का आएगा क्वेश्चन तो इग्नोर करोगे उसको। समझ गए? चलो नोट करो जल्दी से। चलिए देखिए, अब आपको क्वेश्चन से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। लिखा है x तथा y एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 75,000 और पूंजी 50,000 पूंजी के साझेदार है। बोलता है, बोल रहा है कि x और y दो साझेदार हैं 3:2 के, जबकि उनकी जो पूंजी है वो कितनी कितनी दी है? 75,000 रुपये दी हुई है। दूसरे वाले का कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 50,000 रुपये उनका शुरुआती पूंजी है। ठीक है। इसके बाद देखता है अलग से विवरण आपको दिया हुआ है। क्या क्या विवरण है? देखो विवरण आपको दे दिया है x का और किसका? y का। देखो x और y का दिया। देखो लिखा है सबसे पहला 1 जुलाई 2021 को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। 1 जुलाई सन 2021 को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई। कितना कितना लगाया गया x के द्वारा? 15,000 और कितना? 10,000 पूंजी लगाया गया अतिरिक्त। ठीक है, बताएंगे इसके बारे में। फिर कहता है पूंजी पर ब्याज की दर दिया। देखो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर जो ब्याज की दर है वो कितना % दिया है? 6% दिया हुआ है। ओके ठीक है। फिर अपन को लिखा हुआ है कि वर्ष में किए गए आहरण। तो देखो आहरण भी दे दिया है। कितना दिया आहरण? 1500 और 1000 दे दिया। फिर क्या दिया है? वेतन दे दिया साझेदारों का। कितना कितना दिया भाई? 1000 और 1000। ओके। देन फिर क्या लिखा है देखिए? कमीशन दिया भाई, कमीशन। हाँ, कमीशन दिया है 500 और 350 आपको कमीशन दे दिया क्वेश्चन में। फिर क्या दिया देखें? वर्ष में हानि का भाग। देखो क्या लिखा? वर्ष में हानि का भाग। तो हानि का भाग कितना कितना दिया है? 3,000 और 2,000 दे दिया है। ओके। देन फिर लिखा हुआ है आहरण पर ब्याज। तो बोलो आहरण पर ब्याज कितना दिया है? हाँ, निकाल के दे दिया। अच्छी बात है भाई। 90 और 60 दे दिया अपन लोग को आहरण पर ब्याज। आपको कहता है कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। क्या बनाइए? साझेदारों का पूंजी खाता आप तैयार कीजिए। साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। कौन से मेथड से? दोनों मेथड से, स्थायी पद्धति से भी, स्थायी पद्धति से भी और परिवर्तनशील पद्धति से भी। दोनों पद्धति से आपको बनाना है। ठीक है।
तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी पद्धति से बनाएंगे? स्थायी पूंजी पद्धति से। तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ऊपर हेडिंग लिखना है स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति। तो बोलो बच्चों, स्थायी पूंजी पद्धति में कितने खाते बनते हैं? 2 खाते। पहला कौन सा खाता? साझेदारों का पूंजी खाता, फिर चालू खाता, बिल्कुल ठीक है। तो देखो कॉलम बना लो इस तरह से, 2 कॉलम बनाओ यहाँ पे, दो साझेदार है, 2 कॉलम बनाओ, जितने साझेदार रहेंगे उतना कॉलम बनेगा, ठीक है। तो देखो एक कॉलम बन गया, ये समाकलन पक्ष है और ये हमारा कौन सा पक्ष है? विकलन पक्ष है, ठीक है। विवरण, ये x का कॉलम, ये y का कॉलम, विवरण, और ये साझेदार x का कॉलम और ये y का कॉलम। तो देखो कौन सा खाता बना रहे हो? बताओ, शुरुआत करोगे पूंजी से। बोलो बेटा, पूंजी का शेष कौन सा शेष? समाकलन। तो कहाँ शुरुआत होगा? समाकलन से। लिखोगे शेष लाया गया, तो शेष लाया गया पूंजी लिख दो। बोलो कितना कितना पूंजी है? 75,000 एंड देन 50,000। आया बात समझ में कि नहीं आया? 50,000, ठीक, ये हो गया। अब चेक करो क्या वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई गई क्या? बोलो, पढ़ो ना भाई, पढ़े लिखे हो। ये देखो लिखा ना 1 जुलाई 2021 को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई 15,000 और कितना? 10,000। तो बोलो किस पक्ष में एंट्री होगी? समाकलन में ही एंट्री होगी अगर लगाया गया है। तो लिखो रोकड़ खाता को कितना रुपए लिखेंगे? 15,000 और 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? नहीं है, ओके आगे बढ़ते। इसके बाद हो गया। इसके अलावा और कोई चीज़ की एंट्री होती है यहाँ पे? नहीं। तो बस समाकलन जोड़ना और विकलन क्या कर देना? घटा देना। देखो आता है ना शेष निकालना। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 90,000, और इसको जोड़ोगे तो 60,000। तो देखिए इधर कुछ है तो शेष आया, कितना है शेष? बताओ, शेष ले गया लिखना। क्या लिखोगे? शेष ले गया। कितना? 90,000 और 60,000। नहीं आया समझ में? आ गया। अब इसी को ट्रांसफर कर दोगे, लिखोगे 90,000 है और फिर कितना है? 60,000। इसी को ट्रांसफर कर दो, क्या लिखोगे? शेष लाया गया। शेष लाया गया कितना? 90,000 एंड देन 60,000। नहीं आया समझ में? क्या कर देंगे? इसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये बन गया पूंजी खाता। अब अलग से क्या बनाएंगे? साझेदारों का चालू खाता। तो बना लीजिए साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का चालू खाता। तो देखो बच्चों, साझेदारों का चालू खाता बनाओ इस तरह से। तो चालू खाते का प्रारूप कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये वाला साझेदारों का चालू खाता। ये प्रारूप बन गया साझेदारों का चालू खाते का इस तरह से। कौन कौन साझेदार है? एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। अच्छा बताओ, अब देखना, चेक करना, बनाने का स्टेप याद रखो। चालू खाते का शेष कौन सा शेष होता है? समाकलन भी हो सकता है सर, विकलन भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पे कहीं शेष दिया है चालू खाते का? नहीं सर, नहीं दिया है, मत लिखो। नहीं दिया है, मत लिखो। अब एंट्री करते हैं। ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें लगे कि ये साझेदारों को देना है तो उसके अकाउंट में डाल दो, लेना है तो निकाल लो। स्टार्ट करें। पूंजी की एंट्री तो होगी नहीं, अतिरिक्त पूंजी की भी एंट्री नहीं होगी। पूंजी पर ब्याज, बोलो बॉस। समाकलन में पूंजी पर ब्याज, समाकलन में लिखो पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कितना रुपए है? निकालना पड़ेगा, 6% बोला है। चलो अलग से वर्किंग नोट पे निकालते हैं पूंजी पर ब्याज। चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए मैं निकालता हूँ यहाँ पे पूंजी पर ब्याज। तो पहले मैं निकालूंगा साझेदार एक्स का, ठीक है। कितना है पूंजी पर ब्याज? 6% प्रति वर्ष है। चलिए एक्स का निकालते हैं। तो देखो एक्स ने, देखो दोनों ने 2 बार पूंजी लगाई, एक बार पूंजी नहीं है। पहला पूंजी 75,000, फिर अतिरिक्त पूंजी 15,000, ऐसा लगाया गया है। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए सबसे पहला 1 जनवरी सन 2021 को उसने पूंजी लगाया है, तो 31 दिसंबर तक चलेगा ये पूंजी। कितना लगाया? 75,000। एक्स ने ना, किसने? एक्स ने, ठीक है। तो 75,000 लगाया। 75,000 का कितना परसेंट? 6%। चलो निकालो 75,000 का 6%। कितना आएगा 75 का 6%? 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 शून्यम 0, 6 पंचे 30 की 0, हासिल है 3, 6, एक सेकेंड यार, 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 0, 6 शून्यम 6 पंचे 30 की 0, हासिल है 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45। कितना आ गया? 4500। ये आया 75,000 पे। फिर एक्स आया और 15,000 और अतिरिक्त पूंजी लगाया। कौन सी तारीख को लगाया? 1 जुलाई। तो कितने महीने का गिनोगे? 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। सही बात है कि नहीं है? कितने महीने का हुआ बॉस? 6 महीने का। तो बेटा 15,000 पर 6% की दर से पूरे साल भर का नहीं, बल्कि कितने महीने का? 6 महीने का, क्योंकि साल के बीच में लगाया है। ठीक, चलो सॉल्व करो। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो गया? 15 तिया 45, हाँ 450। कितना आ गया? तो देख लो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो गया इसका टोटल? 4,950। यानी एक्स का जो पूंजी आया वो कितना आया? 4,950। एक्स का पूंजी पर ब्याज कितना आया? 4,950।
50। आई बात समझ में। वैसे हम किसका निकालेंगे, वाई का। तो देखो वाई का पूंजी कब लगाया, 1 जनवरी सन 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक। कितना लगाया, 60,000 लगाया ना, 50,000 लगाया। पहले लगाया 50,000, 50,000 का 6%, साल भर का निकालो कितना आएगा, 3,000 सॉरी, कितना आ गया 3,000। फिर दूसरा कब लगाया, 1 जुलाई को लगाया। देखो अतिरिक्त पूंजी 10,000, तो 10,000 का कितना परसेंट, 6%, निकाल दो कितना आ जाएगा, 300 आया 6%। अच्छा 6% 6 महीने का ना, 6 महीने का कितना आ गया 300, कितना आ गया 3300। नहीं समझे, ये आ गया 3300। नहीं आया समझ में, डन। अच्छा चलो अब आगे बढ़े। बोलो आहरण की एंट्री कहाँ की जाती है, विकलन में। ठीक है, तो आहरण की एंट्री विकलन में दिया। आहरण कितना कितना है, हाँ 1500 और 1000। फिर देखो क्या लिखा है, वेतन। बोलो वेतन की एंट्री समाकलन में, तो लिखो वेतन खाता को, वेतन खाता को कितना 1000 और 1000। मुंह से बोला करो यार। फिर कमीशन, बोलो क्यों नहीं होगा भाई, अरे मैनेजर कमीशन थोड़ी ना बोला है, खाली कमीशन बोलेगा होगा बेटा एंट्री। अगर लिखता मैनेजर्स कमीशन तो नहीं होता, खाली कमीशन बोला मतलब साझेदार के नीचे लिखा है ना, देखो ना साझेदार के नाम के नीचे लिखा है ना, मतलब साझेदार को ही दिया गया है, होगी एंट्री। ठीक है, कमीशन खाता को कितना, हाँ 500 और 350। नहीं आया समझ में, साझेदार का कमीशन है। ठीक है, साझेदार का है। ओके, हानि का भाग बोलो विकलन। क्या लिखोगे यहाँ पे, लाभ हानि नियोजन खाते से। हानि है एक तरह से, कितना कितना हानि है, 3,000 और कितना 2,000। वैसे ही आहरण पर ब्याज, बोलो विकलन। क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज खाते से, आहरण पर ब्याज खाते से कितना 90 और कितना 60। अब निकाल दे, और कुछ बचा, चलो शेष निकालो, खाता को बंद करो, इस तरह से खाता बंद करो, हिसाब किताब करो, चलो जल्दी जल्दी। देखो 4 और 1 5,000, 5,000 6,450, 6,450 आया। 6,450 में कितना घटाओगे, 4500। 6,450 में 4500 घटाइए, चलिए 0 5 9 4500 देगा, अच्छा 4590 था सॉरी। 6,450 में 4590 घटाओगे, 0 15 में से 9 जाएगा 6, फिर 8 सॉरी हाँ ये 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8 और 1860। कितना आया, तो देखो शेष आया 1860 विकलन पक्ष में। समझ आया कि नहीं आया, शेष निकालना आ गया। 6,450 आया। ठीक है, क्या लिखेंगे, शेष ले गया, शेष ले गया लिखेंगे। नहीं समझे, सेम यही कहानी किसके साथ होगी, y के साथ। चलो y का जोड़ो, 3 और 1 4,000, 4,650 है ना। चलो 4,650 में से क्या क्या घटाओगे, इसको घटाओगे, 2 और 1 3, 3,060। 4,650 में 3,060 को घटा दीजिए। ठीक है, चलो घटाओ, 0 9 5 और फिर कितना आ जाएगा 1, 1590। कितना आ गया, चेक करो बुक में आंसर आया कि नहीं आया, चेक कर लेना। 590 कि 1590, कितना है देखो, मैंने गलत घटाया लगता है, 590 आ रहा है। कैसे आएगा यार 590, 15 में से 6 क्या 5 बचेगा, या 3 मैं गलत जोड़ा क्या, हाँ सॉरी 3 और 1 नहीं, 3 और 1 4, 1,000 था ना ये वेतन, वेतन 1,000 था। एक सेकेंड, दिए ही नहीं, डैश दिया ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, वेतन है ही नहीं इस बंदे का, इस बंदे का वेतन नहीं है, वेतन नहीं है इसका, तो फिर मत लिखो वहाँ पे, डैश कर देना। नहीं है वेतन तो वहाँ क्या कर दो, डैश। अब जोड़ो कितना आएगा 3,600, हाँ तो अब 3,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 590, तो ये आ गया 590। तो कितना लिखेंगे 590, शेष लाया गया। नहीं समझे, कितना 1860 और कितना 590। इसका मतलब ये हुआ कि इतना इनके अकाउंट में क्या है, पड़ा हुआ है। नहीं आया समझ में, बोलो आ गया, बना पाओगे, नोट करो जल्दी। अब देखिए यही क्वेश्चन हम कौन से मेथड से बनाएंगे, अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो बेटा स्थायी को हटा के क्या लिख दोगे, परिवर्तनशील लिख दोगे। क्या लिख दोगे, परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील में कितना खाता बनता है, एक खाता, यानी कि चालू और पूंजी क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ना, चालू और पूंजी क्या हो जाएंगे, मिक्स। तो चालू को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, चालू यहाँ से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा चालू, सीधा पूंजी खाता बन जाएगा। ठीक है, चलो समझो। तो ये है आपका प्रारूप किसका, पूंजी खाते का।
तो जो चालू खाते में होता था वो सारी चीज़ें पूंजी खाते में होंगी। तो चलिए देखिए, पूंजी का शेष क्या होता है? समाकलन। शुरुआत करोगे समाकलन से। अतिरिक्त पूंजी लगाई गई? हाँ सर लगाई गई, लगा दो समाकलन में। नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छा, अब अपना काम चालू करो। समझ में आ गया यहाँ तक? अब बताओ पूंजी पर ब्याज, बताइए। समाकलन बोलते जाओ फटाफट, बोलो पूंजी पर ब्याज समाकलन। कितना आया था पूंजी पर ब्याज? पूंजी पर ब्याज खाता को कितना कितना था? बोलो पहला वाला कितना था? 4500। देखो ना यार, 4950 अभी निकाले ना पूंजी पर ब्याज, 4950। हाँ 4950, ठीक है। और दूसरा वाला कितना निकाले थे? 3300। कितना निकाले थे? 3300। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ओके। इसके बाद हाँ फिर बोलो क्या है? आहरण। बोलो विकलन लिखो, आहरण को विकलन पक्ष में। आहरण खाते से कितना कितना लिखेंगे? 1500 और 1000। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर बोलो वेतन समाकलन। वेतन खाता को कितना कितना वेतन था? 1000 और कुछ भी नहीं डैश। उसके बाद कमीशन समाकलन में, कमीशन खाता को कितना कितना था? 500 350, ठीक है। फिर क्या लिखा? बोलो हानि कहाँ? विकलन में। तो लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते से। लाभ हानि नियोजन खाते से कितना कितना है? 3000 और 2000। फिर क्या है? बोलो आहरण और ब्याज, बताइए विकलन में। तो लिखना आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज खाते से कितना कितना है? 90 और 60। और कुछ? खत्म, फिनिश। क्रेडिट ऐड करिएगा, डेबिट लेस करिएगा। चलो बच्चों देखो किधर आ रहा टोटल। 4 देखो 15, देखो 75 और 15 90 हो गया। 90 अलग ही रख लो, चलो 90 अलग रख लो। 4 और 1 5 5 5 5 5 6450। कितना है? 6450। 96450 आया टोटल। कितना है टोटल इधर का? 96450। समझ में आ गया? इस 96450 में कितना घटाएंगे? 4590। 4590, चलो घटाओ शून्य। 15 में से कितना हो जाएगा? 6। फिर उसके बाद कितना? 13 में से 5 जाएगा 8, 5 में से 1 और ये 9। 91,860 कितना आ जाएगा? 91,860 शेष आया। क्या लिखेंगे इसको? शेष ले गया। क्या बोलोगे? शेष ले गया। सेम ऐसी इसका निकालो। चलो ये कितना हो गया? 60। हाँ कितना? 60,000 63,650। हाँ 63,650 आया। अब इसमें से 63,650 में से कितना घटाओगे? 3,060 घटाओ। 15 में से 6 जाएगा 9 और इधर कितना? 5 0 60। 60,590 आया। समझ में कि नहीं आया? आ गया? क्या लिखोगे? 63,650 आ गया। ट्रांसफ़र करोगे, शेष लाया गया। कितना लिखोगे? 91,860 एंड देन 60,590। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? इसका मतलब समझे क्या है? क्या नहीं आया क्या? इसका मतलब समझे क्या है? क्या है सर? बोर हो गए सर, ये मतलब है क्या कि बोर कैसे किया जाता है? नहीं, देखो इसका मतलब ये है कि देखो जितना तुमने कमाया पूंजी इतना लगा था, फिर जितना भी तुमने फर्म से कमाया सब लगा दिया, जो निकालना था निकाल लिया, बच गया जो पूंजी तुम्हारा क्या हो गया? फर्म का नया पूंजी, अब व्यापार में लग गया। तो देखो शुरुआत में व्यापार में कितना लगा था? सिर्फ 75 50 90 समथिंग लगा था। अभी कितना लगा? इसका मतलब क्या है? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में देखो परिवर्तन हो गया ना, पूंजी तुम्हारा पूंजी परिवर्तित हो गया, मतलब जितना कमाए थे सब लगा दिए। तो ज़्यादा अच्छा पूंजी पद्धति कौन सा है? परिवर्तनशील है कि स्थायी है? परिवर्तनशील क्यों है? क्यों अच्छा भाई परिवर्तनशील? अच्छा हाँ, ये आपका व्यू है। लाभ होता है, लाभ इसलिए होता है कि देखो परिवर्तनशील मतलब इसलिए अच्छा है क्योंकि व्यापार में जितना कमाए सब लगा दिए। हर साल व्यापार में जब आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते जाओगे उतना व्यापार क्या करेगा? आपका ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा? पूंजी का रकम जैसे से बढ़ाओगे, जितना कमाओगे हर साल लगाओगे तो व्यापार ग्रोथ नहीं करेगा, लगातार व्यापार उन्नति करेगा कि नहीं करेगा? आया बात समझ में? तो जनरली परिवर्तनशील को अच्छा माना जाता है। अब आपके व्यू से क्या है सर? एक खाता बनाते करके अच्छा है, मेहनत कम है, ऐसा है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला पूंजी खाता बनाइए, अब आप बोलते हो सर हमको उसमें बोला नहीं कि पद्धति बोलेगा क्या? तो जनरली तो
कई बार बोलता है कि पद्धति कौन सा बनाना है और कई बार पद्धति नहीं बोलता कौन से बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तब आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसी ट्रिक से बनाना। देखो, कहीं भी अगर क्वेश्चन में स्थायी या स्थिर वर्ड का यूज़ किया है या चालू वर्ड का यूज़ किया, कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो अगर स्थिर और चालू वर्ड का यूज़ किया है तो जहाँ स्थिर पूंजी बोलेगा समझ जाओगे वो स्थायी पूंजी है। कहीं चालू वर्ड यूज़ करेगा तो चालू खाता किसमें बनता है? स्थायी में बनता है। तो समझ जाना कौन सी पद्धति से बनाने वाले अपन क्वेश्चन, स्थायी पद्धति से बनाएंगे। और अगर कहीं ये सब का जिक्र नहीं किया है, ये दोनों वर्ड का जिक्र नहीं किया है, तो फिर कौन सी पद्धति से बनाओगे? परिवर्तनशील। नहीं आया समझ में? अब घर जाके होमवर्क क्या है पहले सुनो। इसी क्वेश्चन के अमाउंट को डबल कर लेना पहले आप लोग। क्या करोगे? डबल। और इसी क्वेश्चन को दोनों पद्धति से क्या करोगे? क्वेश्चन बना के लेकर आओगे। ये आप लोग का होमवर्क है। ऑलराइट, और कुछ पूछना है तो अच्छे से स्टेप याद कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।